व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि अभी अगर आप रिसेंटली बात करो, कोई भी जो आप बड़े बिलियनर से बात करोगे, छोटे बिलियनर से बात करोगे, छोटे मिलियनर से बात करोगे, कहीं भी जाके देखोगे, तो हर आदमी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टॉक्स के बारे में जरूर बात करता है, और वो होता है आईटी। इनफैक्ट मैंने इसको ऐसे भी अंदाजा लगाया कि आप देखो, बहुत सारे जो लोग हैं ना, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं ना, कंटेंट बनाते हैं कि वो पूछते हैं बड़े बड़े मिलियनर से कि भाई, व्हाट डू डू फॉर लिविंग, व्हाट डू डू फॉर लिविंग, क्या करते हो। तो मैं देखा अक्सर जो वीडियोस बनाते हैं वो ज्यादातर किस में बनाते हैं। एक तो वो बोलता है रियल स्टेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम रियल स्टेट, आई एम टू रियल स्टेट, आई एम रियल स्टेट डेवलपमेंट। एक वो बोलते हैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग के ऊपर कि आई एम रियल स्टॉक मार्केट ब्रोकर, आई एम रियल स्टेट, आई एम इन्वेस्टर, और ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज होते हैं अमीरों के, और रियल एस्टेट वालों के होते हैं। और एक जब उनसे पूछते हैं ज़्यादातर कि व्हाट डू यू थिंक, कौन सी, अगर आप बोलना चाहोगे कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट को लेके हमेशा हर बिलियनर एक चीज़ के बारे में ज़रूर फोकस करता है कि आईटी में आप इन्वेस्ट करो। हर हर बड़ा बिलियनर इन्वेस्टर, इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा इंडिया के इन्वेस्टर या बाहर के इन्वेस्टर किसी से भी बात करोगे तो आईटी में ज़रूर बोलेगा वो कि आईटी में आपको एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि आईटी में स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें वो जो फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो बहुत लिमिटेड है। तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता फिजिकल उस पे कि जो फिजिकली जो खर्चा है कि भैया बड़ा ऑफिस खोलना है, ये करना है, वो करना है, वो बहुत कम है, क्योंकि इस एक ऑफिस से बैठ के आप पूरी दुनिया में अपने आईटी की सर्विसेज पहुंचा सकते हो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईटी, राइट। तो अब आईटी का मैंने एक स्टॉक ढूंढा है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो डिस्क्लेमर है, ये इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, पर आप इस स्टॉक को जरूर एनालाइज करो। कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज जो है वो पहले एनआईटी थी, अब वो कोफोर्ज हो गई है ना। और अभी देखा जाए तो कंपनी, मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ तो आपको बता देता हूँ बेसिकली करते क्या है। द कंपनी हैज बिजनेस पार्टनरशिप विद लार्ज आईटी कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और कंपनी IT services, providing company end-to-end software solutions and services. Top 20 Indian software exporters. Prominent global customers include British Airways, the ING Group, SEI Investments, Sabre, and Sita. Over the years, Coforge has set up subsidiaries in the US, Singapore, Australia, UK, Germany, and Thailand, mainly to market and mobilize products for the software division. ठीक है भाई, ये कहानी। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में उन्होंने एक्वायर किया एनआईटी को। पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज थी, उसी को कोफोर्ज हो गई है। वो वाज फाउंडेड इन अप्रैल 2003, जहाँ फैमिली ने पूरी जो होल्डिंग्स है वो पूरी कोफोर्ज को बेची दी थी। मतलब बेसिकली बेची थी हल्स्ट बीवी को। उसके बाद अभी उनका उसका नाम कोफोर्ज हो गया है। ठीक है। और बेसिकली ये किस डोमेन में काम करते हैं तो वो भी मैं बता दूं, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एनालिटिक्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। अब आप सोचो आगे एप्लीकेशन बनने वाली है, सारा काम डिजिटल होने वाला है। साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ेंगे भाई। और एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, क्योंकि सारा डेटा, अभी तो सरकारी कंपनीज का बहुत ज़्यादा काम डेटा क्लाउड में आने वाला है। जितनी भी फाइलें वाइलें होती है ना हिंदुस्तान में, अभी बहुत काम होना है ऐसा, जो सारा डेटा क्लाउड पे जाएगा। तो अभी तो आईटी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में स्पेशली। तो अब सरकारी पूरी जो क्या कहते हैं, सरकारी जो संस्थाएं वो सारी डिजिटलाइज जब होंगी तो पूरा डेटा क्लाउड पे जाएगा। तो अभी बहुत काम होना है, राइट। अब इसका देखते हैं क्या करते हैं। सर्विस मिक्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, डेटा एंड इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, बीपीएम, सी एस आई एम, एडीएम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। और देखा जाए तो इनकी जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है बाय जोग्राफी। इट ऑपरेट्स इन 21 कंट्रीज विद 26 डिलीवरी सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। गजब है इस मामले में, राइट। और इसकी आगे मैं आपको बताऊंगा और भी क्या इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा देखो, कंपनी हैज अ पार्टनरशिप नेटवर्क विद सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस, गूगल, पेगा सिस्टम्स, एपीएन, सेल्सफोर्स, सर्विस नाउ एंड डक्करी। मतलब कि बड़े पायनियर के साथ इनके पार्टनरशिप भी है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। और 2014 में द कंपनी अलॉटेड 48.6 लाख इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 4,600 पर इक्विटी शेयर थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो भाई इन्होंने फंड रेजिंग करी है 2024 में भी। अब आ जाते हैं स्टॉक के बारे में। आपके पास स्टॉक भैया 59,000 करोड़ का स्टॉक है।
करंट प्राइस मतलब 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको मिल रहा है 1765 रुपए का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 51.9 विच इज हाई, राइट। बुक वैल्यू है 206। आरओसी देखो 20.3%। आरओई देखो 16%, राइट। तो ये आरओसी आरओई थोड़े से इसके ल्यूक्रेटिव लगते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो क्योंकि कंपनी लगातार भाग रही है और अग्रेसिव है अपनी सेल्स के चक्कर में, इसलिए इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बड़ा मिलेगा। पर मुझे आपको मैं बता दूं कि याद करिए, मैंने पहले भी बोला इसमें कि अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका बहुत ज्यादा होता है तो कंपनी हैज टू बी वेरी एग्रेसिव। अगर कंपनी बहुत ग्रोथ कंपनी है और बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, उसका टैग रेशियो बहुत बढ़िया है, उसका जो वो जो उसका ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा, आरओसी आरओई बढ़िया है, तो आप इसको, और कंपनी छोटी भी है तो उसके पास बड़ा होने का बहुत बड़ा अभी पूरा क्या कहते हैं पूरा दुनिया पड़ी है उसको कवर करने के लिए। तो इसलिए तो वो कंपनी आप आ, उस कंपनी के केस में आप पी को थोड़ा सा साइड में रख सकते हो। अगर सस्ते पी मिल जाए तो और बढ़िया है, राइट। 10 साल देखते हैं, 10 साल में देखा क्या हुआ, तो 10 साल में भैया 2015 में 112 रुपए का स्टॉक था और अभी क्या हो गया है 1700, यानी कि कितने गुना हो गया, 17 गुना। 17 गुना आपको रिटर्न दे दिया है 10 साल में। ये है भैया कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं कंपाउंडर। 10 साल में 17 गुना रिटर्न आपको मिल गया। अब प्रोस क्या है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर हेल्दी डिविडेंड दे रही है 59%। बस कॉन्स क्या है, एक ही कौन है कि अपने बुक वैल्यू से 8 गुना ज्यादा महंगी मिल रही है। ये तो है महंगी तो है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला बुक जो पी रेशियो बहुत ज्यादा है। अब हम आके इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं ईयरली। अब ईयरली देखो इनकी ग्रोथ कितनी, इनकी जो सेल्स है वो कितनी ज्यादा बढ़ी है। 2014 में 2000 की ग्रोथ थी, 2305 रुपए की, 5 करोड़ की, 2305 करोड़ की। और अभी जो ग्रोथ है उसकी 14,000 करोड़ की ग्रोथ हो चुकी है। अगर हम देखें तो लगातार ग्रोथ ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं कर रही है, सबसे अच्छी बात। मतलब कि प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ मिल गया, कभी ग्रोथ आई कभी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर लगातार ग्रोथ ऊपर जा रही है और अब आप देखो 14,000 करोड़ का अभी अभी इस साल का, तो मतलब अभी पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, 15,000 16,000 तक पहुंच जाएगा साल के एंड तक। अभी राइट नाउ 14,000 करोड़ की सेल्स बता रहे हैं, मतलब कि 2,000 से 14,000 करोड़, यानी कि सेल्स को 7 गुना किया है। प्रॉफिट स्टॉक 17 गुना रिटर्न दे रहा है 10 साल में। तो ये कहानी होती है भाई साहब कंपाउंडर्स की। अगर नेट प्रॉफिट में भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी 2014 में 238 करोड़ का था और जो अभी 1345 करोड़ का है। लगातार स्पीड में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है इसमें, जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ आपको कि भैया ये जो स्टॉक है कंपाउंडर है, एक नंबर का कंपाउंडर, और आपको बढ़िया रिटर्न दे रहा है उस हिसाब से। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, कैश फ्लो कुछ नेगेटिव नहीं है, राम राज आ गया, सब गुण संपन्न हो गया स्टॉक में। मार्च 2014 देखो 145 करोड़ का कैश फ्लो था 2014 में, अभी 1200 करोड़ का कैश फ्लो है, देखो 12 गुना कैश फ्लो भी बढ़ गया इसका। तो अगर 1200 के हिसाब से देखें, हम 1200 हजार देखें तो 3 लाख करोड़ की कंपनी होती है उस हिसाब से, तो है ना, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो और क्या। तो उस हिसाब से तो 3 लाख बनता है, 1000 करोड़, 1000 करोड़ इंटू 30, तो कितना होता है, 1000 करोड़ इंटू 30 नहीं, 30,000 करोड़ की होनी चाहिए, सॉरी। तो अगर देखा जाए 30, तो उस हिसाब से 59,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि उससे तो ज्यादा है। कैश रेशियो के अगर हम कैश फ्लो के हिसाब से हम देखें, 30 से मल्टीप्लाई करें, 30 35 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी 30-35 हजार करोड़ की कंपनी बननी चाहिए उस हिसाब से। तो उस हिसाब से तो भैया थोड़ा सा कैश फ्लो कम है, पर लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं और प्रोमोटर होल्डिंग और देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखें, 2022 में 39% प्रोमोटर के पास थी, अभी 0% है प्रोमोटर के पास। अब आप कहते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोमोटर की होल्डिंग तो होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रोमोटर की होल्डिंग जो जो कंपनियां प्रोफेशनली मैनेज होती है ना, उसमें कोई जरूरी नहीं है प्रोमोटर के पास होल्डिंग हो। प्रोमोटर अपने होल्डिंग बेच देते हैं, क्योंकि मैनेजर्स और डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे होते हैं। तो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, इसका मतलब ये है। तो अब आप सोचो कि प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है तो कोई कौन किसके पास होल्डिंग है, मोटी डीआई इसके पास 54% होल्डिंग, तो डीआई बैठे, मैंने मतलब कि यहाँ के लोकल जो इन्वेस्टर है, बड़े वाले मोटे, वो ही भाई साहब इस कंपनी को चला रहे हैं, आधी होल्डिंग लेंगे 54% की। 34% की एफ आई एस के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की। पब्लिक के पास की होल्डिंग बहुत कम है, 11% की होल्डिंग है। तो दैट्स द केस। तो क्या लगता है आपको,
आपको ये स्टॉक कैसा लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। भाई मुझे ये स्टॉक पसंद है और मेरी इसमें होल्डिंग भी है, और मुझे तो ये काफ़ी बुरे स्टॉक लगता है। कि आपको क्या लगता है? और एक और चीज़ बताएंगे हम आपको कि भैया पब्लिक की होल्डिंग पहले कम थी या ज़्यादा थी, ये और बड़ा नोटिस कर नहीं करा मैंने। पब्लिक की जो होल्डिंग वो लगातार कांस्टेंट है भाई। 2022 से जो मेरे पास डेटा है 11% 12% की होल्डिंग थी, और वो भी अभी 11% की होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। तो पब्लिक की होल्डिंग कॉन्सेंट है, शेयर भाग रहा है, और बहुत अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे स्टॉक्स में देख रहा हूँ कि जो स्टॉक्स पीक पे जा रहे हैं ना, उसमें पब्लिक की होल्डिंग्स कम होती जा रही है। यानी कि जो हमारा छोटा इन्वेस्टर है, हम और आप छोटे इन्वेस्टर है, वो जो है वो जैसे ही स्टॉक ऊपर होता है और उसको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट अपना बेच के बाहर निकलता है। ये मुझे लगता है कि शायद शायद क्या, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, हर अमीर आदमी बड़ा इन्वेस्टर यही बोलता है कि अगर आपको बढ़िया स्टॉक मिल जाए तो आपको राइड करना चाहिए। पर शायद छोटे इन्वेस्टर, पब्लिक जो होती है आम और आपकी तरह, वो राइड नहीं कर पाते प्रॉफिट। इसलिए आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स में देख रहा हूँ जो अपने पीक पे जा रहे हैं, उनकी में पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, और वो अपनी पब्लिक की होल्डिंग बेच रहे हैं। अब पब्लिक की होल्डिंग उसमें कम हो रही है जो अपने पीक पे पहुंच रहे हैं, और उसमें एफआई अपने होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और यही देखो आप, जैसे लिवरमोर कहता था और बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स कहते हैं कि नेवर एवरेज लूजर बट राइड अ विनर। राइट, तो शायद बाहर के इन्वेस्टर्स को इनको मालूम है, और वो जब पीक पे जा रहे हैं उनके स्टॉक्स, तो वो उसको राइड कर रहे हैं, वो और होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में। तो दैट कैन बी वन थिंग विच आई हैव रिसेंटली नोटिस्ड, अभी रिसेंट के एटमॉस्फेयर में जो हो रहा है। मैं आपको अगले वीडियो में, किसी वीडियो में, ये आपको बिग डेटा भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, और बाकी लोगों की होल्डिंग, इन्वेस्टर्स की, एफ आई आई की होल्डिंग बढ़ रही है, और वो सारे ही 52 वीक्स हाई पे खड़े हुए हैं। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया उस वीडियो में। यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।